चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है अपना एवरेज, मतलब औसत। ठीक है, क्या बोल रहा है? 8 संख्याओं का जो माध्य है, माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज। माध्य का मतलब एवरेज। पहली 2 संख्याओं का माध्य कितना है? 15.5 है। 8 संख्याएं बोल रहा है, 8 संख्या मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। इसमें आपको पहली 2 संख्या जो है उसका कितना बोल रहा है? 15.5। मतलब ये दोनों का जो एवरेज 15.5 है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो 31 होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? अगली 3 संख्याओं का जो माध्य है, मतलब एवरेज, मतलब इन तीनों का जो एवरेज है वो कितना है? 21 है। तो इनका टोटल कितना हो गया? 63। तो इस तरीके से ये जो पांचों संख्याएं हैं, इन पांचों संख्याओं का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 94। और सवाल ने बोला है कि 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो 20 है। 94, 8 संख्याओं का एवरेज जो है वो 20 है। तो 8 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है? 160। ठीक है, ये बेसिक है। अब आपके पास 8 जो नंबर है उसका टोटल आपके पास कितना है? 160। और 5 का जो टोटल है वो है 94। तो क्या आप 8 के टोटल में से 5 के टोटल को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 3 का टोटल। तो आपको 3 का टोटल, तो आपने बोले कि 160 माइनस 94 इक्वल्स टू कितना आएगा? तो ये होगा बाकी 3 का सम। होगा नहीं होगा? तो बाकी 3 का सम कितना है? 66। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि छठी संख्या सातवीं से 4 कम और आठवीं 7 कम है ना? ये से नहीं है, यहाँ आठवीं 7 कम है ना? आठवीं क्या है? 7 कम है। तो छठवीं संख्या अगर x है ना? अब आप यहाँ पे देखो, कभी भी इक्वेशन बनाना है जो दिया है उसका उल्टा पढ़ो। छठवीं 7 कम है, तो छठवीं 4 कम है। छठवीं क्या है? 4। तो सातवीं 4 क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो सातवीं होगी इससे 4 ज्यादा। और आठवीं सातवीं से कितनी? 7 कम, मतलब 7 ज्यादा। तो x प्लस 4 और प्लस 7, और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल कितना आ रहा है? 66। तो यहां पर आ जाएगा 66। क्लियर है? तीनों को जोड़ोगे 1 2 3, तो आपको मिल गया कितना? 3x प्लस यहाँ पे 7 4 11 4 15 इक्वल टू 66। 3x इक्वल्स टू 51। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 17। और 17 में जब आप 11 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? क्योंकि आपसे पूछा क्या है उसने? आपसे पूछ रहा है कि अंतिम संख्या, मतलब 8th नंबर की। तो 8, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 17 और ये 11, 28। तो ये आपका क्या हो गया था? एक बेसिक सॉल्यूशन, कि आपको इस तरीके से आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक मेथड के अलावा 3 तरीके और होते हैं। बेसिक आप तभी अप्लाई करो जब आपको लगता है कि मेरे पास वो तीनों जो मेथड है वो कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही है। हो सकता है ना ऐसा कि जो ट्रिक, क्योंकि ट्रिक तो कहीं ना कहीं यूज होती ही है, नहीं होती है? तो ट्रिक कैसे यूज करोगे आप? तो जो इजी सॉल्यूशन बोलते हैं, तो 3 मेथड जो होती है। पहली मेथड क्या होगी? यूनिट डिजिट से कर सकते हो आप, है ना? लेकिन यूनिट डिजिट हर किसी में लगेगा क्या? नहीं, उसकी भी लिमिटेशंस है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं हर सवाल में क्या लगा दूं? यूनिट डिजिट। जहां वो अप्लाई हो सकता है आप वहीं अप्लाई कर पाओगे। दूसरा जो होता है वो होता है डिजिटल सम। दूसरा क्या होता है? डिजिटल सम। अब डिजिटल सम की भी कहीं ना कोई लिमिटेशंस होगी, लेकिन कहीं तो लगता होगा ना। अब हमको यही तो समझना है कि यूनिट डिजिट कहाँ अप्लाई होगा, डिजिटल सम कहाँ अप्लाई होगा। तीसरी जो मेथड होती है वो होती है ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशन। तीसरी मेथड क्या होती है? ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशन में क्या होता है? हमको ये चीज मालूम होती है कि ऑप्शन में हमारा आंसर है, होगा नहीं होगा?
अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है तो ऑब्वियसली बात है कि उन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा ही होगा, कि नहीं होगा? होगा। अब यहाँ पर आती है बात कि हमको ऑप्शन से कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है वो, 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 20 है। मतलब 160 तो आपको देखने से मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा है? हाँ, उसके बाद आज आप देख रहे हो कि 15.5 मतलब 31 और ये 63 मतलब 96 चले गए। आपके पास अप्रोक्स 60-70 के बीच की वैल्यू बची है, बची नहीं बची है? अब 60-70 के बीच की वैल्यू को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। 60-70 के बीच की वैल्यू को कितने हिस्से में बांटना है? 3 हिस्सों में। अगर आप तीनों को बराबर भी हिस्सा देना चाहो तो भी लगभग 20-22 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इससे ये बात समझ में आती है कि हमारा जो भी आंसर होगा, क्यों? क्योंकि एक वो 4 और 7 का डिफरेंस बता रहा है, 4 और 7 का डिफरेंस बता रहा है ना? 7 और 4 का क्या बता रहा है? डिफरेंस बता रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं 20, है ना? 20 से थोड़ा कम और 20 से थोड़ा ज्यादा में ही होगी। उसके आस उससे दूर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि तीन हिस्से में बांटना है ना। अब 3 हिस्से में बांटना है तो क्या कभी वो 35 के हिस्से में बट पाएगी क्या? नहीं बट पाएगी। 32 में बट पाएगी क्या? नहीं। अब 2 हिस्से में बट सकती है, तो 25 और 28 में, है ना? ये इसलिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 32 और 35 तो नहीं है। ये दो में से एक हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती? अगर आप 25 को बेस ऑप्शन से लेते हो, कितना? 25 को, दो ही ऑप्शन है ना, किसी एक को चेक करोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। या तो जिसको चेक कर रहे हो वही आंसर होगा, और अगर वो नहीं होगा तो दूसरा तो हो नहीं होना है। तो जब आपने यहाँ देखे कि 25 को ले लेते हैं अपन, है ना, मान लेते हैं कि हमने पहला ऑप्शन उठा लिया 25, तो 25 आपकी क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। 25 क्या है आपका? सबसे बड़ा नंबर है। उससे कम, उससे 7 कम होगा, तो 25 से 7 कम कितना होता है? कितना होगा? 18। और उससे 4 कम क्या होगा? 14। अब 18, 14 और 25, क्या इनका टोटल 66 आता है क्या? क्योंकि जो कुछ ना कुछ आपको एडिशन तो उसमें करना पड़ेगा ना। तो 25, 18 और 14, क्या इसका टोटल 66 आता है? कैसे पता कर लोगे? आप बोलोगे कि 14 का 4, 18 का और 25 का 5, 8 और 5 12 और 8 20, लास्ट में जीरो आ रहा है, आपको चाहिए क्या जीरो? नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो 28 ही आपका आंसर होगा। 28 से चेक करो, 28 से 7 माइनस करो 21, और उसे 4 माइनस करो 17। इन तीनों को जोड़ना है, तो 17 का 7, 21 का 1, 28 का 8 और एक 16। ठीक है। अगर आपको वो तीन की इक्वेशन जमाना नहीं भी जम रहा है तो भी आप यहां तक दिमाग लगा सकते हो। आधा पोर्शन तो इजी था ना, कि आप 94 और 160 तो ओरल निकाल सकते हो ना, कि नहीं निकाल सकते? अब आपके पास मिल कितना रहा? 66। अब आपको यही तो चेक करना है कि मेरे जो भी नंबर होंगे, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, मुझे नहीं पता कि क्या नंबर, लेकिन जो भी नंबर होगा उसका टोटल तो 66 होगा ना। तो मैं यहाँ से ऑप्शन उठा लेता, उसने पूछा सबसे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे जो दिया होगा वो सबसे बड़ा नंबर ही दिया होगा, नहीं दिया होगा। तो सबसे बड़ा नंबर आप मान लेते 28। क्या मान लेते? 28। या ये दो तो नहीं हो सकते थे, क्यों? क्योंकि आपको लगभग लगभग 20 से 20 के आसपास के नंबर ही चाहिए। 20 से 30 वाली लाइन में ही आपके नंबर होंगे, उससे बाहर के नहीं हो सकते हैं। तो 32 और 35 इतने बड़े नंबर तो पॉसिबल नहीं है। उससे छोटे 25 और 28 हो सकते हैं। 25 को चेक करने के लिए देखोगे तो 25 अगर सबसे बड़ा है तो उससे 7 कम 18 होगा, और उससे 4 कम 14, 14 का 4, 18 का 8, 8 4 12, है ना? और 25 का 5, तो भी आपका 6 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर उसमें नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। तो लेकिन मेरा पहला फोकस ये रहेगा कि आप बेसिक से ही कैलकुलेशन इतने फास्ट करो कि आपको ऑप्शन में जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जितने देर में आप ऑप्शन से टैली कर पा रहे हो, अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आप उतने देर में वो भी कर लोगे। लेकिन मेरा काम है, मेरे को आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देना है, तो इसलिए मैं आपको दूसरा उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, अंतिम संख्या क्या होगी? मैं पहले बेसिक से बताता हूँ। बढ़िया। आप बोल रहे हो कि 20 संख्याओं का औसत
12 है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर होता है कि हमको सॉल्यूशन लिखने में चाहिए, तो हम लिखने में कर लेते हैं। हम बोलेंगे कि हमारे पास जो 20 संख्याएं हैं, इन 20 संख्याओं का एवरेज कितना है? 12 है नहीं है? तो 12 दूनी 24, तो इसका टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 240। क्लियर है? अब इसके बाद आप बोलोगे कि पहली 12 का औसत कितना है? 11। तो आप बोलोगे कि ये संख्या, आप बोलोगे 11 का औसत कितना है? सॉरी, 12 का औसत कितना है? 11। पहली 12 का 11। ठीक है, तो 12 इंटू 11 करोगे तो कितना होगा? हाँ, 132। फिर उसके बाद बोल रहा है अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है, तो अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। ठीक है, कितना हो गया? 70। ठीक है, जोड़ दोगे तो कितना जाएगा? 202। तो आप बोलोगे कि 202 इनका है, यहाँ कितना है? 240, तो कितना जाएगा? 38। यही आपका क्या है? राइट आंसर है। बताओ। 38 में। क्लियर है? और कैसे कर सकते थे इसको? आप सबको समान मान सकते थे, इक्वल टू वाला कर सकते थे। इक्वल टू के हिसाब से अगर मैं देखूं कि मैंने मान लिया कि वो संख्या भी, इसमें 20 संख्या बोल रहा है, कितनी संख्या बोला उसने? 20 संख्या। तो 20 संख्या का जो एवरेज है, 20 संख्याओं का एवरेज है, वो कितना है? 12 है। तो मैं मान लेता हूं कि वो जो संख्या होगी उसका भी 12 होगा। होगा नहीं होगा? तो जो संख्या छूटी है, मैं मान लेता हूं उसका भी 12 ही एवरेज है ना? वो जो संख्या, ये तो कर सकते हो आप, कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लो, सॉल्यूशन आपके सामने है। दो चीजें हैं, या तो आप अपने कैलकुलेशन फास्ट करो, फटाफट फटाफट आपके आंसर आएंगे, है ना? दूसरा अल्टरनेट ये भी है, ये मैं हमेशा आपको सेकेंडरी बोलता हूं, है ना? प्राइमरी तो आपको कैलकुलेशन पे ही फोकस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन पे फोकस करोगे, ये जल्दी होगा आपका, क्योंकि यहाँ बड़े कैलकुलेशनों की प्रैक्टिस करोगे, इसमें छोटा कैलकुलेशन है, बड़ा नहीं है ना। आप बोलोगे सर ने ट्रिक तो बता दी है, हम इसी पे मेहनत करते हैं, तो एग्जाम में जाने के बाद ये कैलकुलेशन भी आपको बड़ा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो इसको नहीं करना है। अब बोल रहे पहली 12 संख्या का औसत कितना है? 11 है। पहली 12 संख्या का कितना है? 11 है, मतलब उन 12 से एक एक कम कर दिया कि नहीं किया? अगर उन 12 से एक एक कम हो रहा है, तो वो किसके पास जाएगा? दूसरे के पास ही जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि आपसे अगर कोई चीज कम हो रही है, तो वो किसके पास आना है? मेरे पास आना है। आना नहीं आना है? तो ये यहाँ 12 संख्याओं का औसत 11 है, जबकि मैं बोल रहा कि 12 का 12 है, लेकिन सवाल कितना बोल रहा है? 11 है। तो इन 12 लोगों में से मैं एक एक लूंगा ना, तो टोटल कितना लूंगा? 12। तो वो जो बच रहा है उसके पास जाएगा। इसी तरीके से अगली 7 का कितना है? 10 है, सबसे दो दो ले लिया, तो दो दो ले लिया, मतलब 14 और ले लिया। 12 दूनी 24 और 14 38। तो जो एक बचा है उसकी तो मजा ही मजा है। आ गया आंसर? नहीं आया? सोच सकते हैं ऐसा? नहीं सोच सकते, लेकिन ये प्रो लेवल है। आप बिगिनर में ट्राई करोगे तो सवाल गलत होंगे। बेसिक से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, कैसे प्लस करना है, कोई वैल्यू कहीं से निकल रही है तो कहां जाएगी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई चीज अगर ग्रुप से निकल रही है, तो बाहर जो खड़ा है उसके पास जाएगी। कोई व्यक्ति, कोई अगर बाहर से कोई चीज आ रही है, तो ग्रुप में सबको बटेगी, किसी एक के पास नहीं जाएगी। सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना एवरेज के। एक टेस्ट में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। बेसिक से बता दूं पहले, है ना? बेसिक से भी आंसर टैली करते हुए चलते हैं, क्योंकि अब मैं शॉर्टकट पूरे पूरे शॉर्टकट नहीं बताऊं, मतलब
शॉर्टकट तो बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, पहले अपन बेसिक से करेंगे, उसके बाद फिर शॉर्टकट देखेंगे। 60 छात्रों का औसत अंक कितना है? 55 है। तो आप बोलोगे कि मेरे पास 60 लोग थे, उनका जो एवरेज है 55 है, तो यहाँ कहीं एक टोटल आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका 330 होता है क्या टोटल? कैसे किए? लिख के, लिख के नहीं करना था। क्या करना है, जब कभी अगर मान लो आपके पास यूनिट डिजिट है ना, ये मैंने आपको इसके पहले कभी बताया नहीं हूँ, अगर आपके पास यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यूनिट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो और मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले नंबर को हाफ कर दो, पहले नंबर को हाफ कर दो और इसको डबल कर दो। हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर एंड डबल ऑफ सेकेंड नंबर, ये भी इक्वल होता है। जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 6 × 5, 6 × 5 हमेशा इक्वल होगा हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू डबल ऑफ सेकेंड नंबर। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ये भी याद रखने के लिए। अब 55 का टेबल आता है क्या? नहीं, 11 का तो आता है ना। तो मैंने बोला कि आप ये 60 जो है और ये 55 है, तो मैं बोला इसको कर दो हाफ और इसको कर दो डबल। तो 11 दिया 33 और 2 आया नहीं आया? तो इस हिसाब से आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट तो अपन ऐसे पढ़ते पढ़ते कर ही लेंगे। कितना आएगा? आ गया। हाँ, दूसरा बोल रहे हैं जबकि पूरे समूह, जबकि दूसरे समूह जिसमें 40 छात्र हैं, उनका औसत 45 है। तो आपने बोले ये 40 जो छात्र है, इनका कितना है? 45 है। यहाँ पे भी कर सकते हैं। कितना हो गया? 1800। 45 का डबल 90, 20, 9 दूनी 18 के बाद में 2 जीरो। टोटल, अब यहाँ पर जो टोटल आ रहे हैं, ये जो बच्चे हैं, ये कितने हैं? 100 है ना संख्या। यहाँ जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5100। तो आपके पास एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर। तो सम आपके पास कितना है? अपॉन नंबर कितने हैं? काट दो। क्लियर? 51 क्या था आपका एवरेज? आया नहीं आया? कैलकुलेशन तो एग्जाम में देखो, मैं आपको कितना ही मार्शल आर्ट सिखा दूं, मारना बुक्की ही है, इसलिए बुक्की मारने की प्रैक्टिस छोड़ना नहीं। आप कितने ही ट्रिक्स पढ़ लो, कितने ही शॉर्टकट्स पढ़ लो, एग्जाम में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको दिमाग में जो पहली चीज आएगी वो आएगी क्या? बेसिक ही आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक से बताता हूँ ना सारी चीजें। लेकिन जब भी मैं एग्जाम में जाता हूँ, मेरे को मालूम है ट्रिक है इसकी, मेरे को ट्रिक आती है, लेकिन पहला हाथ जो उठता है वो काय में उठता है? और ट्रिक में कब हाथ उठता है? कि जब मेरे को मालूम है कि मेरे पास आखिरी के एक हाथ सेकंड, दो मतलब दशक सेकंड बाकी है और इस सवाल को मारना है, तो मैं फिर लगाऊंगा उसमें पूरा दिमाग, क्योंकि मेरे को मालूम है कि 10 सेकंड में मैं लिख के तो सॉल्यूशन नहीं ला पाऊंगा ना, मेरे को 15-20 सेकंड लगेंगे, अब 5-6 सेकंड बाकी है, तब मेरे को मालूम है ट्रिक होती है, तो मैं फट से उसमें ट्रिक लगा के आंसर लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इनिशियल लेवल में जब मेरे को मालूम है भाई मेरे पास टाइम है, अभी 60 मिनट का टाइम है, मैथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीके क्वेश्चन में जल्दी कर लेता हूँ, रीजनिंग में से फट से हो जाती है, टाइम बचता ही है, क्यों रिस्क लूं? एक एक नंबर कीमती है। अभी हुआ ना फेल एक नंबर से, है ना? रिजल्ट आते हैं ऐसे ही आते हैं ना। 80 क्वेश्चन सॉल्व करके आया, 4 गलत थे, 76 में पहुंचा, माइनस करके 74.33 आया, नॉर्मलाइज करके 78.5 आया, फाइनल जब कट ऑफ आई तो पता चला 79.5 है। आते हैं ना मजा ऐसे में, है ना? ऐसे फेज आएंगे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, मेरे साथ अभी 4 दिन पहले आया। लेकिन मेरे को अफसोस नहीं है, क्यों अफसोस नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई मैंने तो पढ़ के गया नहीं था, मेरे को मेरा लेवल चेक करना रहता है कि भाई मेरे को मैथ्स और रीजनिंग कितनी आ रही है। करंट अफेयर मुझे पढ़ाना नहीं है, पढ़ा नहीं हूं मैंने, पिछले 1 साल से तो पढ़ा ही नहीं हूं।
तो जब 40 मार्क का अपने जीके और करंट अफेयर आ रहा है तो मेरे को मालूम है कि वो 40 में से मेरे को बनना तो है नहीं। मेरा फोकस रहता है कि 60 मार्क जो 30 और 30 मार्क की मैथ्स और रीजनिंग आ रही है उसमें मेरे को पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रही है, लेवल कैसा हो रहा है वो भी चेक हो जाता है। तो मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन ये घटना अगर आपके साथ घटेगी तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए ना नौकरी, आप लोग को तो चाहिए ना। तो फिर तो इसीलिए ये एक एक मार्क्स जो होते हैं ना ये बहुत वैल्यू के होते हैं। मतलब सोचो कि मैं एक नंबर कम आने के बाद भी मैं मस्त एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जिस समय अगर मेरे को नौकरी लेना रहता तो मैं थोड़ा सा पढ़ के जाता ना। मैं तो यहाँ पे 2 क्लास किया, उसके बाद उठ के गया, पेपर दे के आया, फिर आने के बाद फिर क्लास चालू हो गई। तो मेरी तो कोई पढ़ाई नहीं हुई ना, लेकिन मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं। मतलब जितनी मैथ्स और जितनी रीजनिंग मैंने पढ़ा हुआ हूँ ये सब मेरे दिमाग में रटी हुई है। तो एग्जाम देने जाने के लिए मेरे को इनका रिवीजन कभी नहीं करना पड़ता। आप मेरे सामने कभी अभी भी मैं आता हूँ तो आपके सामने मैं शीट तैयार करता हूँ, करता नहीं करता? घर से तैयार करके मैंने आज तक, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कमजोरी अगर मैं सुधार लूंगा तो मैं बेस्ट बन जाऊंगा। लेकिन हर किसी की कुछ ना कुछ वीकनेस रहती है, तो मेरी भी है कि यहाँ से जाने के बाद मैं कभी पढ़ाई से नहीं करता हूँ। जितनी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो गई उतनी हो गई, घर जाने के बाद पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ अगर वो मैं घर से थोड़ा सा रिवाइज करके आऊँ, एक टीचर को ऐसा करना चाहिए कि आप जो भी लेक्चर ले रहे हैं आपको पहले उसको रिवाइज करना चाहिए। मेरे मेंटर ने तो वो बताए थे, लेकिन मैं उनकी बात भी नहीं सुन रहा हूँ, है ना? तो लेकिन जब तक मेरा काम चल रहा है तब तक मुझे भी उस चीज की मतलब क्या है कि उस चीज का एहसास नहीं कि भी करना चाहिए। जिस दिन अगर मान लो कि किसी आप लोग में से किसी ने सवाल पूछे और मेरे से नहीं बना, तब मुझे अफसोस मतलब तब बहुत बुरा लगेगा ना कि आपने सवाल पूछे और मुझसे नहीं बना। तब मेरा ईगो हर्ट होगा और मैं पढ़ूंगा। आप लोग ऐसे कोई क्वेश्चन लाते ही नहीं हो कि जो आप बोले कि सर इसका सोल्यूशन बताओ और मैं बताऊं और उसका आंसर गलत आ जाए और आप बोले देखो सर को नहीं आता। तभी तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा ना, नहीं तो क्यों करूंगा? तो जब जो चीज मेरे ऊपर अप्लाई होती है वही चीज आपके ऊपर भी तो अप्लाई होगी। जब तक आपके 10-12 रिजल्ट फेल नहीं होंगे तब तक आप लोग का ईगो हर्ट ही नहीं होगा ना। आपको ऐसा लगेगा कि अरे परसेंटेज टॉपिक मेरे से बनता है, आज आए उसका कोई सवाल और एग्जाम में आ गया और वो आपसे नहीं बना, ईगो हर्ट होगा ना। तब आपको समझ में आएगा कि मैं जमीन पे हूं, नहीं तो उसके पहले हवा में उड़ते रहते हैं। अरे मेरे को तो पूरी अर्थमेटिक आती है, एडवांस का कोई सवाल मैंने कोई छोड़ा ही नहीं हूँ, यूट्यूब से सब पढ़ लिया था मैंने। लेकिन पेपर में यूट्यूब से बाहर के क्वेश्चन आते हैं, यूट्यूब के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आप कॉन्सेप्ट जो क्लास में सीखोगे, जो बेसिक बेसिक चीजें सीखोगे उसी में से सवाल आते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको 51 ला के बता दिया। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो मेरा एक आप लोग के लिए एक एडवाइस है कि आंसर तो आपका आ गया, एक बार ये ट्राई जरूर करना कि ये आंसर और किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि आप सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। हो सकता है कोई वो एक्सट्रीम लेवल का दिमाग लगा ले जो अभी जिसने अभी तक नहीं लगा पाया है, या किसी और ने दिमाग नहीं लगाया है, आपका दिमाग लग सकता है ना। और अगर आपको उस कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन मिल गया तो वो कॉन्सेप्ट आपका है ना। जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने खुद ने प्रैक्टिस करके निकाल लिया, है ना। तो अभी जब बाद में देखता हूँ कि वो लोग वो चीजें बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं इनकी कॉपी कर रहा हूँ कि इनने मेरी कॉपी की है। लेकिन ऐसा नहीं रहता। हर जो चीज आप सोच रहे हो वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, इसलिए आप सोच पा रहे हो, नहीं रहती तो सोच ही नहीं पाते हैं। तो मेरे अंदर भी कभी कभी पहले ऐसा आ गया था कि भाई वो जो बेस मेथड वाला मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ वो मैंने निकाला। जब वैदिक गणित के अभी चैप्टर में आ गया यूनिवर्सिटी में, तो तब मैंने देखा कि अरे भाई वैदिक गणित में तो ये इन्होंने दिया है, बस इतना ही है कि उसमें जो वर्डिंग्स है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि संस्कृत का रहता है ना, इतने बड़े बड़े नाम है उसमें। मेरे को तो मैंने पढ़ा लिया उसके बाद मेरे को भी नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे को सोल्यूशन मालूम है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन उसको बोलते क्या है वो मुझे अभी भी नहीं पता है। आप बोलोगे 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन वैदिक गणित में है, लेकिन उसको एक्चुअल में बोला क्या जाता है वो नहीं पता है। यूनिट डिजिट वैदिक गणित में है, डिजिटल सम वैदिक वैदिक गणित में है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं नहीं पता है। तो मैंने उसको पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने ही बनाया हूँ, बाद में पता चला कि ये एग्जिस्ट करती है। तो आप भी ऐसे सोचना कि कोई चीज अगर नहीं बन रही तो मतलब आंसर आने के बाद उसको और कैसे कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो आप इसको हम दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एवरेज के 3 कॉन्सेप्ट बताया और मैंने ये भी बताया कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा इन तीनों में से तो हो गई होगा। तो ये अपन एक बेसिक से तो कर लिए। अगर मैं इसमें इक्वल टू ऑल कॉन्सेप्ट लगाऊं, फिर कौन सा कॉन्सेप्ट? इक्वल टू ऑल। तो मेरे पास एक 60 लोग हैं
और एक 40 लोग हैं, है ना। 60 लोगों का एवरेज कितना है? 55 है। 40 लोगों का कितना है? 45 है नहीं है? अगर इनने ये बोल दिया रहता कि भाई वो जो 40 लोग हैं उसका भी 55 है, क्या दिक्कत थी? अगर सवाल ये बोल देता कि 60 लोगों का एवरेज 55 है और कुछ दूसरे 40 लोग हैं उनका भी एवरेज 55 है, तो एवरेज क्या होगा? क्या होगा एवरेज? 55 ही होता है ना। अगर 40 लोगों का एवरेज 55 है और दूसरे 40 लोगों का भी एवरेज 55 है, तो बताओ बाकी पूरे लोगों का एवरेज कितना होगा? कितना होगा? कोई चेंजेस है क्या? नहीं है, है ना। तो हमारे लिए ये सवाल कितना आसान था नहीं था कि कठिन था? आसान था। तो हम मान लेते कि ऐसा ही हो, ऊपर वाला ऐसे ही क्वेश्चन दे दे, लेकिन वो देगा क्या? तो हम उसको बनाएंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 40 लोग हैं, नहीं है। अब इन 40 लोगों का एवरेज कितना है? 45 है। अगर ये 60 लोगों का एवरेज भी 45 होता, अगर ये 60 लोगों का एवरेज भी 45 होता, 45 होता, है ना। एवरेज कितना होता? 45। तो पूरों का एवरेज कितना हो जाता? 100 लोगों का 45 हो जाता। होता कि नहीं होता? हो जाता। लेकिन इन 60 लोगों के पास 10-10 ज्यादा है कि नहीं है? तो एक के पास 10 ज्यादा है तो 60 लोगों के पास कितना ज्यादा हो गया? 100। कितना ज्यादा हो गया? फिर 600। कितना होता? 600। अगर 60 लोगों के पास 10-10 ज्यादा है तो टोटल इनके पास कितना ज्यादा है? 600। अब ये 600 मुझे 100 लोगों में बांटना है ना। 600 कितने लोगों में बांटना है? हर एक को कितना कितना मिलेगा? 6-6। अभी मैंने 45 दिया था, 6 और दे देता हूं, 51 मेरा। ये देखो आंसर आ गया। कैलकुलेशन से बच गए? नहीं बचे। कॉन्सेप्ट समझना पड़ता कि जो बचा है वो बटेगा तो सब में। कोई चीज अगर बाहर से ग्रुप में आ रही है तो सब में बटेगी। और ग्रुप अगर किसी एक को दे रहा है तो सब वो एक के पास जाएगा। ग्रुप अगर दे रहा है तो किसके पास जाएगा? एक के पास, क्योंकि बाहर एक ही है ना। लेकिन अगर बाहर से कोई चीज आ रही है तो वो सब में बटेगी। क्लियर था कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? बेसिक तो है, ये तो बन जाएगा। ये बेसिक से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। गणित की परीक्षा में एक वर्ग के 20 छात्रों में से 2 छात्रों ने 100 ली। अब आपके पास टोटल कितने थे? 20 थे, है ना। उसमें से टोटल 20 थे ना, उसमें से 2 को कितने मिले हैं? 100। मतलब इनने 200 ले लिया। फिर 3 को तो 0 ही मिले हैं, तो मतलब अभी भी 200 ही चल रहा है। मतलब इन पांचों के पास मिलाकर कितना है? इन पांचों के पास मिलाकर कितना हो गया? 200 ही हो गया ना। पांच का मिलाकर भी 200 है। फिर क्या बोल रहे हैं? यदि शेष छात्रों के अंकों का औसत 40 है, शेष छात्रों के अंकों का औसत 40 है, तो शेष बचे कितने? 15। शेष कितने बचे? 15। तो इन 15 का कितना है? 40। तो कितना हो जाएगा? और ये 200, 800। 600 प्लस 200, 800 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू 40। एवरेज कितना होता? 40। बताओ। ठीक है? नहीं है? क्लियर? अब कैलकुलेशन से तो ऐसा कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब आपके पास देखो, 2 छात्र के अंकों का औसत कितना है? 100 है। 3 छात्रों का 0 है। लेकिन जो हमारे पास बड़ी संख्या है 15, उन 15 का एवरेज कितना है? 40 है। आप बोल रहे कि 15 का एवरेज कितना है? 40 है। 15 का एवरेज कितना है? 40। अब अगर ये 5 का एवरेज भी अगर
40 होता तो सबका एवरेज क्या होता? 40 होता है ना। लेकिन अगर 5 का एवरेज अगर कम है, 5 का एवरेज कम है तो वो सबसे कम होगा, है ना। और ज्यादा है तो सबसे ज्यादा होता। तो हम बाकी के 5 का निकाल लेते तो दो छात्रों का 100 है, मतलब इनका टोटल कितना है? 200। और इसका 0, मतलब 5 का कितना है? 200। 5 का कितना है? 200। तो एक का कितना हुआ? 40। तो इनका भी कितना आ रहा है? 40। इसलिए एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी का भी 40 ही है ना। अगर ज्यादा रहता तो फर्क पड़ता, कम रहता तो, लेकिन 40 ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। 40 ही आंसर आ गया। क्लियर। 60 मानों का औसत 40 है, 40 मानों का औसत 60 है, सभी का औसत मान क्या होगा? बेसिक से तो कर सकते थे ना। बेसिक से आप बोल रहे थे कि 60 का कितना है? 40। फिर अगले 40 का कितना है? 60, है ना। इसको बेसिक से करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर कितना आया? और इसका भी 2400। तो 4800 और 100 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 48। यही एवरेज है ना। अब और कैसे कर सकते हैं? ये 48 तो आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है वो? 60 का जो एवरेज है वो कितना है? 40 है। और ये जो 40 का एवरेज है वो कितना है? 60 है। अगर ये 40 का भी, ये 40 का भी एवरेज 40 होता तो कोई दिक्कत थी क्या? लेकिन कितना ज्यादा है? 20। कितने का? 40 का, है ना। टोटल कितना हो गया? अब ये जो 800 है ये पूरे 100 में बटेगा? नहीं बटेगा। हर एक को कितना मिलेगा? तो 40 और 8, बताओ। मुश्किल था? ऐसे किए थे कैसा? नहीं किए ऐसा। इससे आंसर आ गया था। आप लोग ने किया ऐसा? आपने किए थे? आप लोग ने नहीं किए, है ना। तो ये भी सोचने, जब सवाल आंसर एक बार आ गया ना तो अल्टरनेट मेथड आप सोचना जरूर। आसान नहीं था ये तो मैंने लिखा हूं यहाँ पे। आप छोटा नंबर पकड़ो, है ना। बड़ा नंबर नहीं, नंबर कौन सा पकड़ोगे? छोटा, है ना। यहाँ पर एवरेज में देखो, एवरेज जो रहोगे जैसे 40 है और 60 है, 40 एवरेज और 60 एवरेज में किसको बेस रखना चाहिए? 40 को। ऊपर का एक्स्ट्रा कितना है? 20। कितने लोगों का? 40 लोगों का, मतलब 800 एक्स्ट्रा। 100 को बांटोगे 800 के, एक को कितना मिलेगा? 8। 40 अपने बेस रखे थे, उसमें 8 जोड़ दो, 48 आंसर है। मतलब सवाल पढ़ते पढ़ते ही आपका आंसर हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत 6 है, अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है, सभी 14 संख्याओं का औसत कितना होगा? बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? कर लोगे? ऑप्शन है, बताना तो नहीं पड़ेगा। अगला, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का पास औसत 80% है, 30 विद्यार्थियों की दूसरी कक्षा का पास औसत 70% है। दोनों कक्षाओं के पास विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? है ना। 70 मान लू मैं, 30 का औसत कितना है? 70 है। तो 20 का भी 70 होता तो कोई दिक्कत थी क्या? तो मैंने बेस क्या मान लिया? 70%। बेस कितना मान लिया? 70 मान लिया। अब वहां पे 10 ज्यादा है 20 लोगों का, मतलब कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। ये 200 कितने लोग में बटेगा? 50 में बटेगा। हर एक को कितना मिलेगा? 4। तो इसमें 4 और दे दो। मुश्किल था? नहीं था ना। बाकी नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो उसको। अभी दिक्कत ये होती है कि 80% है, अब क्या निकालना है? संख्या नहीं है ना, कि है नहीं है ना। तब फिर दिक्कत होती है सर, परसेंट भी और एवरेज भी कैसे करें। तो वो कंफ्यूजन में आपकी इक्वेशन ही नहीं बना पा रहे थे। लेकिन ये बेस मेथड से अगर आप करते, आंसर आ रहा था।
40 में से 30 की औसत ऊंचाई इतनी है, 160 है। 6 छात्रों की औसत ऊंचाई, तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई कितनी होगी? सेम ही कॉन्सेप्ट है। एक कक्षा में 40 का औसत कितना है? 160 है। फिर 30 की है ना, टोटल 40 है, तो आपके पास 30 और 10, ठीक है। तो 30 की कितनी है? 160 है। 10 की कितनी है? 156। किसको लेना चाहिए? ले लेते हैं 156 को, ले लेते हैं। लेकिन कितना कम हो रहा है? कितना? 4। 4 क्या है? इसके पास 4 से सबके पास क्या है? ज्यादा है ना। तो 3 लोगों के पास कितना ज्यादा होगा? 120। तो 120 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 120 डिवाइड बाई 40 ना, सबको बटेगा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो। तो 120 डिवाइड बाय 40, सॉरी 100, हाँ 100 कितना आएगा? 30। कितना? 3 आएगा। तो 156 प्लस 3, 159 सेंटीमीटर। खत्म। बेसिक से करोगे लेकिन आप लोग इसको। 5 प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है। इनमें से पहले 4 का कितना है? 45 है ना। 5 का कितना है? 46 है। लेकिन इन्हीं 5 में 1 2 3 4 5, इसका कितना है? 46 है। 46 46 46 46। अब लेकिन क्या बोल रहा है कि पहले 4 का 45 है, तो इन सब में से कितना कितना कम होगा? तो ये जो एक एक कम हो रहा है किसको जाएगा? तो आंसर कितना होगा? 50, है ना। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से करोगे। 20 पुरुष 30 महिलाएं, एक पुरुष का वजन इतना है, महिला का इतना है, तो औसत वजन कितना होगा? पुरुष कितने हैं? 20। महिलाएं कितना है? 30। एक पुरुष का कितना है? 75। महिला का कितना है? 50, है ना। महिला का कितना है? 50। अब कितना? इसका भी 50 होता तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं। इसका भी 50 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कितने लोगों का? टोटल कितना ज्यादा हो गया? 500। वो 550 लोगों में बटेगा। 500 कितने लोगों में बटेगा? हर एक को कितना मिलेगा? 10। आपने कितना माने थे? तो 10 सबको और मिलेगा तो कितना हो जाएगा? क्या कैलकुलेट किया आपने? कितने देर का आंसर है ना। बेसिक तो आना चाहिए, लेकिन ये आसान है। बेसिक से प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से समझो। सवालों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आ जाएगा, है ना। यहाँ से अपन कल देखते हैं, इसका अलग कॉन्सेप्ट है क्योंकि। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट है?